दोस्तों आज की कहानी ईस्टर्न यूरोप में स्थित एक छोटे से पोस्ट सोवियत नेशन बेलारूस की है। ये तो आप जानते ही हैं कि यूरोप काफी लंबे समय से रेफ्यूजी क्राइसिस से जूझता आया है, लेकिन इस बार इस क्राइसिस ने एक भयानक रूप धारण किया है। शायद आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर जन्मे उस ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर की, जिसमें 4000 से भी ज्यादा माइग्रेंट रेफ्यूजीज अपने लाइवलीहुड के लिए लड़ते नजर आए। हाल ही में आपने एक खबर सुनी और देखी भी होगी कि कैसे नवंबर की कड़कती ठंड में बेलारूस और यूरोपियन यूनियन के फ्रंटियर्स पर हजारों की तादाद में माइग्रेंट्स कई हफ्तों तक फंसे रहे। सब जीरो टेम्परेचर्स में ये मजबूर और बेसहारा लोग कुछ देशों की आपसी लड़ाई का हर्जाना चुकाते नजर आए। कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी रिपोर्ट किया कि फूड, वाटर और मेडिकल फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इस संघर्ष में कई लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया। हालांकि लोगों की आंखें यूरोप पहुंचकर एक बेहतर जिंदगी के सपने बुन रही थीं, लेकिन उनको अगर कुछ मिला तो क्या? बार्ब्ड वायर्स और ब्रूटल सिक्योरिटी फोर्सेस। कई कमेंटेटर्स का कहना था कि यूरोप के एक इंटेंसिफाइंग मल्टी लेयर्ड जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट में इन माइग्रेंट्स को वेपन्स की तरह यूज किया गया। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो बेलारूस ने जानबूझकर यूरोप के अगेंस्ट अपने हाइब्रिड वॉर में इस वेपन को यूज किया। वो क्यों और कैसे, ये हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज के इस डिस्कशन में हम बेलारूस और यूरोप के बीच चल रहे इस हाइब्रिड वॉर को समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम क्राइसिस के पीछे के कारण को जानेंगे, लेकिन उस सब को समझने के लिए हमें पहले इस पूरी क्राइसिस के मास्टरमाइंड यानी बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको के डिक्टेटोरियल रूल को समझना होगा। यूरोप में चल रही इस क्राइसिस के बीच हमें बेलारूस में लुकाशेंको की डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स में ही मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों यूं तो जब भी हम यूरोप का नाम लेते हैं तब अधिकतर हमारे दिमाग में वेल डेवलप्ड, प्रॉस्परस, लिबरल और डेमोक्रेटिक देशों की छवि उभर कर आती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 21वीं शताब्दी में भी यूरोप में एक ऐसा देश मौजूद है जहां एक डिक्टेटर का राज है। जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो है बेलारूस, और जिस डिक्टेटर की हम बात कर रहे हैं वो है बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को यूरोप लास्ट डिक्टेटर भी कहा जाता है। दोस्तों, बेलारूस ईस्टर्न यूरोप की एक छोटी सी लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसके नॉर्थ में लिथुएनिया और लैटविया, ईस्ट में रशिया, साउथ में यूक्रेन और वेस्ट में पोलैंड मौजूद है। बेलारूस एक समय पर यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1991 में जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, बेलारूस आज़ाद हो गया और उसके बाद इसको रिपब्लिक ऑफ बेलारूस के नाम से बुलाया जाने लगा। 1994 में बेलारूस ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, जिसके तहत बेलारूस भी बाकी यूरोपियन देशों की तरह एक लिबरल और डेमोक्रेटिक नेशन बनकर सामने आया। 1994 में यहाँ पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए और इन इलेक्शंस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको नाम के पॉलिटिशियन की जीत हुई। इंडिपेंडेंट बेलारूस की हिस्ट्री में लुकाशेंको से पहले या उनके बाद कोई और प्रेसिडेंट नहीं बना। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, असल में प्रेसिडेंट बनने के 2 साल बाद यानी 1996 में लुकाशेंको ने एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया। कई सोर्सेस तो कहते हैं कि ये रेफरेंडम कभी पास ही नहीं किया गया। खैर वो जो भी हो, लेकिन इस रेफरेंडम के बेसिस पर लुकाशेंको के द्वारा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में काफी छेड़छाड़ की गई, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट को दे दी गई, यानी कुल मिलाकर उन्होंने सारी पावर्स को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। बस फिर क्या था, बेलारूस में भी वही हुआ जो बाकी डिक्टेटोरियल रेजिम्स में होता आया है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, प्रेस, मीडिया, फ्रीडम वन मैन कंट्रोल के अंडर में आ गए। आपको बता दें कि बेलारूस यूरोप का ऐसा एकमात्र देश है जहां अभी भी डेथ पेनल्टी प्रचलन में है। लुकाशेंको को 21वीं शताब्दी का सबसे करप्ट और बिजार डिक्टेटर कहा जाता है। ये बेलारूस के सबसे अमीर इंसान हैं। इनकी नेट पर्सनल वर्थ 9 से 30 बिलियन डॉलर्स के बीच एस्टिमेट की जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लुकाशेंको की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के चलते बेलारूस की इकोनॉमिक हालत शुरू से ही एकदम खस्ता रही है। उदाहरण के तौर पर 2011 में यहाँ इन्फ्लेशन 109% तक पहुंच गया था। 2016 में बेलारूस की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में देखने को मिली। इसके अलावा इनके नाम ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के हजारों केसेस दर्ज किए जाते हैं। इनके पॉलिटिकल ओपोनेंट को या तो अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है या फिर वो सिंपली पब्लिक स्पेस से गायब हो जाते हैं।
अगर कोई भी इनको क्रिटिसाइज करता हुआ पाया जाता है तो उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो हम ये देख सकते हैं कि पिछले 3 दशकों में लुकाशेंको ने बेलारूस को एक आयरन फिस्ट के साथ रूल किया है, लेकिन 26 साल लंबे इस ऑथोरिटेटिव रूल में कभी उनको इतना ऑपरेशन नहीं फेस करना पड़ा जितना केवल 2020 में देखने को मिला। ये तो बेलारूस में पहले भी 5 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, लेकिन लुकाशेंको के सबसे क्लोजेस्ट एलाई रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के एलिस्ट सपोर्ट के चलते हर बार लुकाशेंको इन इलेक्शंस में फ्रॉड के जरिए जीतते रहे हैं। हालांकि बेलारूस के लोकल सिटीजन्स और दुनिया के कई देशों ने छोटे छोटे लेवल्स पर इन फ्रॉड इलेक्शंस को एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन इस सब को हर बार इफेक्टिवली कंटेन कर लिया गया। लेकिन 2020 के इलेक्शंस में कुछ अलग रिस्पॉन्स देखने को मिला, और यही रिस्पॉन्स EU और बेलारूस के हाइब्रिड वॉर की वजह बना। वो कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों 9 अगस्त 2020 को बेलारूस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। लुकाशेंको ऑलरेडी 5 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट रह चुके थे और अब वो 6 टर्म के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार उनको सबसे ज्यादा ऑपरेशन फेस करना पड़ा। इसके 2 कारण थे। पहला तो था कोविड-19 पैंडेमिक की मिसहैंडलिंग। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड लीडर्स में से कोरोना वायरस पैंडेमिक को लेकर सबसे ज्यादा लापरवाही अगर किसी ने दिखाई तो वो थे प्रेसिडेंट लुकाशेंको। उन्होंने शुरुआत से ही लॉकडाउन्स या किसी तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स को कोई तवज्जो नहीं दी। इतना ही नहीं, इसको लेकर उन्होंने कुछ बिजार स्टेटमेंट्स देते हुए कहा कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन को वोडका पीकर क्योर किया जा सकता है। ऑपरेशन का दूसरा रीजन बताया गया बेलारूस के यंग वोटर्स की नई जनरेशन का इस लाइफ टाइम प्रेसिडेंट के अगेंस्ट फ्रस्ट्रेशन। ये लोग अपने आसपास बसे डेमोक्रेटिक देशों से इंस्पायर होकर अपने डिक्टेटर को गिराना चाहते हैं। इसी के चलते 2020 में कई ऑपरेशन लीडर्स ने इलेक्शन के पहले प्रोटेस्ट किए। इनमें से सबसे मेन ऑपरेशन लीडर थे सर्जी तिखानोवस्की, लेकिन इनको मई 2020 के एंड में प्रोटेस्ट करने के आरोप में जेल भेज दिया गया। इसके रिस्पॉन्स में उनकी वाइफ स्वेतलाना तिखानोवस्की ने लुकाशेंको के खिलाफ इलेक्शंस लड़ने का निर्णय लिया। स्वेतलाना की सपोर्ट रैलीज में लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए। इन रैलीज को देखकर यह साफ समझ आ रहा था कि पब्लिक का सपोर्ट किसके फेवर में है। लेकिन कुछ दिनों बाद इलेक्शंस के चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। लुकाशेंको को 80% से भी ज्यादा वोट्स मिले, जबकि स्वेतलाना को कुल 10% वोट्स मिले। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो दोस्तों वो इसलिए क्योंकि इलेक्शन वाले दिन में ओपिनियन पोल्स को बैन कर दिया गया, पूरे देश में इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया और इलेक्शंस को ओवरसी करने के लिए किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को नहीं बुलाया गया। तो ऐसे माहौल में वहां इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे रिजल्ट्स क्यों देखने को मिले। इलेक्शन रिजल्ट्स के कुछ ही घंटों बाद स्वेतलाना अपने और अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए देश छोड़कर चली गईं और उनको लिथुआनिया की कैपिटल विलिनस में एग्जाइल में रहना पड़ा। स्वेतलाना के साथ साथ कई पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और जर्नलिस्ट को भी लिथुआनिया में एक सेफ हेवन प्रोवाइड किया गया। लेकिन इधर बेलारूस के सिटीजन्स चुप नहीं बैठे। उन्होंने हजारों की तादाद में सड़कों पर आकर वोट्स को रिकाउंट करने की मांग की। उनके इस प्रोटेस्ट को एंटी कॉकरोच रिवॉल्यूशन या फिर स्लीपर रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। असल में ये लोग लुकाशेंको को एक कॉकरोच से कंपेयर करते हैं, जिनको वो स्लीपर से मार मार कर देश से भगाना चाहते हैं। लेकिन लुकाशेंको ने उन पर बहुत ब्रूटल तरीके से क्रैकडाउन किया। प्रोटेस्टर्स पर लाठियों, ग्रेनेड्स, रबर बुलेट्स, टीयर गैस और वाटर कैनन से वार किया गया। हजारों प्रोटेस्टर्स को बिना खाना पानी के कई दिनों तक जेल में डाल दिया गया। ऐसे में पहली बार लुकाशेंको के खुद के सपोर्टर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और स्टेट मीडिया वर्कर्स ने लुकाशेंको के अगेंस्ट जाकर अपनी जॉब से रिजाइन करना शुरू कर दिया। दोस्तों 2020 के फ्रॉड इलेक्शंस और इन ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस की निंदा केवल देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी हुई। यूएस, यूके जैसे कई देशों ने इन इलेक्शंस को इलीगल करार दिया। यूरोपियन यूनियन ने तो बेलारूस पर हैवी सैंक्शंस इंपोज कर दिए। सैंक्शन के बदले में लुकाशेंको ने और भी सीवियर तरीकों से अपने ओपोनेंट्स को क्रश किया। यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस के 2 और राउंड्स बेलारूस पर इंपोज किए। लुकाशेंको अब और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गए। इस बार उन्होंने यूरोपियन स्टैंड्स पर एक बड़ा वार किया। बात है मई 2021 की। ग्रीस की राजधानी एथेंस से एक प्लेन ने लिथुआनिया के अंदर उड़ान भरी। इस फ्लाइट में रमन प्रातुसेविच नाम के बेलारूशियन ओपोनेंट जर्नलिस्ट मौजूद थे, जो अक्सर लुकाशेंको की सरकार के खिलाफ लिखते थे।
रमन प्रतासेविच को अरेस्ट करने के लिए लुकाशेंको ने इस प्लेन को एयर स्पेस में इलीगली डाइवर्ट करवाकर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में लैंड करवा दिया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये इंसिडेंट किसी हाईजैकिंग से कम नहीं था। यूरोपियन यूनियन ने इस एक्ट को एयर पायरेसी कहते हुए बेलारूस की एयरलाइंस को सभी यूरोपियन देशों के एयर स्पेस और एयरपोर्ट्स पर आने से बैन कर दिया। यूरोपियन यूनियन डेवलपमेंट बैंक ने बेलारूस के अंदर चल रहे सभी प्रोजेक्ट की फंडिंग बैन कर दी। और तो और बेलारूस के सभी एक्सपोर्ट्स को भी यूरोपियन मार्केट्स में बैन कर दिया गया। तो जाहिर है कि बेलारूस को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने के लिए उठाए गए इन कदमों से उसकी इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगा। अब इसका बदला लेने के लिए लुकाशेंको ने यूरोप की दुखती रग पर चोट की। इस बार उन्होंने यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर पर एक नई क्राइसिस मैन्युफैक्चर की और रेफ्यूजीज को अपना हथियार बनाया। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि यूरोप के लिए रेफ्यूजी क्राइसिस पिछले कुछ सालों में सीरियस सिक्योरिटी इशू बनकर उभरी है। मिडिल ईस्ट की वॉर टॉर्न कंट्रीज से बच निकलकर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में लाखों रेफ्यूजीज यूरोप की तरफ देखते हैं। अक्सर ये लोग अफ्रीका या टर्की के कोस्टल एरिया से यूरोप के तट पर पहुंचने के लिए मेडिटेरेनियन सी का सहारा लेते हैं, जो आमतौर पर एक रिस्की ऑप्शन होता है। लेकिन इस बार उनको एक अल्टरनेटिव, सेफ, इजी और अफोर्डेबल रूट दिखा और ललचाया गया। असल में बेलारूस की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पर एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया, जिसमें मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान से आने वाले रेफ्यूजीज को टूरिस्ट वीजा का लालच देकर यूरोप में सेफली पहुंचाने का वादा किया गया। इसी के चलते हजारों की संख्या में रेफ्यूजीज बेलारूस की स्टेट ओन्ड एयरलाइन बोलिविया में बैठकर मिन्स्क पहुंच गए। लेकिन उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो शायद उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लुकाशेंको ने इन रेफ्यूजीज को बिना किसी मदद के पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया के बॉर्डर एरियाज में बॉम्बार्ड कर दिया। रेफ्यूजीज की इतनी बड़ी संख्या देखते हुए इन देशों ने अपने बॉर्डर्स को फेंस किया और इस एरिया में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। ये लोग पोलैंड को पार करके जर्मन जाना चाहते थे, जहाँ के रूलर्स रेफ्यूजी और असाइलम सीकर्स के लिए काफ़ी लिबरल हैं। लेकिन पोलैंड की एंटी माइग्रेंट गवर्नमेंट ने उनको बॉर्डर क्रॉस करने से रोक दिया। अब ना तो ये लोग बेलारूस जा सकते थे और ना ही पोलैंड। कुल मिलाकर ये लोग एक वायलेंट साइकिल में फंस गए। यूरोपियन यूनियन ने इस पर एक हाइब्रिड वॉरफेयर का ठप्पा लगा दिया। हालांकि ये सच है कि इस पूरी क्राइसिस को लुकाशेंको ने अपने पर्सनल गेन के लिए क्रिएट किया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें यूरोपियन यूनियन भी उतना ही जिम्मेदार है। सबसे पहले तो ईयू के देशों ने इन रेफ्यूजीज को फोर्सफुली एक्सपेल करके और उनके मिनिमम बेसिक राइट्स को इग्नोर करते हुए अपने ही लीगल कोड्स का उल्लंघन किया। और दूसरा, ईयू ने पहले कई बार इन रेफ्यूजीज को बार्गेनिंग चिप्स की तरह इस्तेमाल किया। 2015 में जब सीरिया, लेबनान और इराक में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो यहाँ के लोग लाखों की तादाद में टर्की के रास्ते ग्रीस की ओर बढ़े। अनप्रिपेयर्ड ईयू ने माइग्रेंट्स की इतनी बड़ी संख्या पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की। इस क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए ईयू ने टर्की से एक डील की, जिसके अंतर्गत टर्की को इन रेफ्यूजीज को यूरोप में एंटर करने से रोकने के लिए कहा गया। दूसरे शब्दों में कहें तो उनको यूरोप के बाहर ही कंटेन करने के लिए बोला गया, जिसके बदले ईयू ने टर्की को हाई प्राइसेस पे किए। बस फिर क्या था, जैसे ही ये टेक्निक माइग्रेंट्स को कंटेन करने में सक्सेसफुल हुई, वैसे ही टर्की ने इसको एक ब्लैकमेलिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और केवल टर्की ही नहीं, बल्कि मेडिटेरेनियन सी के एशियन कोस्ट पर पड़ने वाले कई कंट्रीज ने इन रेफ्यूजीज को कंटेन करने के लिए ईयू से हैवी अमाउंट्स चार्ज किए। तो एक तरह से ऐसा करके ईयू ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन देशों को आउटसोर्स कर दी। लेकिन यहाँ रेफ्यूजीज के बेसिक राइट्स के खिलाफ एक बड़ा खिलवाड़ किया गया। बहुत सी बार तो इन देशों ने इन रेफ्यूजीज को उन्हीं वॉर टॉर्न एरियाज में फिर से ढकेल दिया जहां से वो बचना चाहते थे। खैर, यहाँ दोनों ही साइड से अपने इंटरेस्ट के लिए इन माइग्रेंट्स को कठपुतली की तरह यूज किया गया। और आज लुकाशेंको भी ईयू से सैंक्शंस का बदला लेने के लिए सेम यही चाल चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी नज़रों में इस पूरी क्राइसिस का असली कल्प्रिट कौन है, यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।